नमस्कार। एडुसन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो बंगाल बंगाल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे मुगल की डिक्लाइन हुई थी और जो लेटर मुगल रूलर्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मुगल के डिक्लाइन के जब से मुगल की डिक्लाइन शुरू हुई तो इंडिया में क्या होने लगा कि देयर वाज राइज ऑफ वेरियस रीजनल स्टेट्स, जिनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्टेट्स होता है जिसके साथ द ब्रिटिश गॉट इन्वॉल्व इन अ पावर स्ट्रगल एंड दे द ब्रिटिश फाइनली सब्जुगेटेड दिस इंडियन नेटिव स्टेट्स टू कॉलोनाइज इंडिया। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बंगाल और मराठा। तो इस क्लास में हम लोग बंगाल के बारे में, एंग्लो बंगाल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या हुआ था कि डिक्लाइन ऑफ मुगल के बाद ही ये इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट की शुरुआत हुई थी। अब देखिए अगर एंग्लो बंगाल के बारे में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो देयर वाज मेनली टू बैटल। One was the Battle of Plassey in 1757 and the second one is Battle of Buxar in 1764. 1757 में जब लड़ाई हुई थी तो नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला और इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी। और बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल थे मीर कासिम, जिनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी। और इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल का टोटल सब्जुगेशन हो गया था। तो चलिए आइए, ये तो काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग दिस इज द पार्ट 1 जिसमें हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड द पार्ट 2 हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो देखिए इसके जो बैकग्राउंड है, इनके जो मेन इश्यूज है, देयर वर मेनली 3 इश्यूज बिहाइंड द बैटल ऑफ प्लासी। द इशू ऑफ दस्तक राइट, द इशू ऑफ रेबल्स एंड द इशू ऑफ फोर्टिफिकेशन। ये 3 मेन इशू था और इसी 3 इशू को हमें इन डिटेल्स डिस्कस करना है, जानना और बहुत कुछ समझना भी है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग इशू ऑफ दस्तक राइट पे। इशू ऑफ दस्तक राइट पे देखिए क्या है, दस्तक राइट है क्या एक्चुअली बेसिकली हुआ ये था कि 1717 में, इन द ईयर 1717 द मुगल एम्पेरर वाज फारूक शेर। ठीक है ना? अब इस टाइम पे मतलब 1717 में जब मुगल एम्पेरर फारूक शेर थे तब बंगाल वॉज अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है ना? तो उसी टाइम पे फारूक शेर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ये एक फरमान, रॉयल फरमान जारी किया गया, मतलब रॉयल डिक्लेरेशन एक जारी किया गया, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दस्तक राइट दिया था। तो ये दस्तक राइट में ये कहा गया था कि द कंपनी विल पे ₹3000 पर एनम टू द मुगल, ₹3000 per annum to the Mughal, and in return the company can carry out as much trade as they can in Bengal, और उसके लिए अलग से कोई और टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली दिस वाज अ काइंड ऑफ ए फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू टुवर्ड्स द मुगल कि सालाना 3000 रुपए देंगे, चाहे वो कितना भी ट्रेड करे, कितना कम करे या कितना ज्यादा करे, उससे मुगल एम्पायर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी विल पे 3000 रुपीज पर एनम, इतना देंगे, उसके बदले में जितना चाहे ट्रेड वो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द दस्तक राइट। ठीक है ना? अब देखिए इससे हुआ क्या कि 1727 में जब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की एस्टेब्लिशमेंट की तो मुर्शिद कुली खान ने शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्स मांगा था। वो जो टैक्स ट्रेड कर रहे थे उनके लिए टैक्स मांगा था। लेकिन तब ईस्ट इंडिया कंपनी ये दस्तक राइट दिखाया कि उसके बदले में, अकॉर्डिंग टू दिस दस्तक राइट, दे आर ऑलरेडी पेइंग ₹3000 पर एनम टू द मुगल एम्पायर, तो वो अलग से टैक्स क्यों देंगे? दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द कंपनी एंड दे रिफ्यूज टू गिव द टैक्स। तो मुर्शिद कुली खान के साथ ही मतलब शुरू से ही ये एक कंटेंशन बना रहा और मुर्शिद कुली खान ने भी आउट ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द मुगल एम्पायर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। फिर जब अलीवर्दी खान आए उनके टाइम पे भी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अवॉइड किया गया था। लेकिन इसके वजह से हो क्या रहा था कि जो रेवेन्यू है स्टेट के लिए, द स्टेट रेवेन्यू वाज अंडर लॉस, नॉट ओनली इन टुवर्ड्स फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडर्स। ये किस तरीके से लॉस हो रहा था इस चीज को समझिए। जैसे मान लो देयर इज अ ब्रिटिश शॉप हियर, दिस इज अ ब्रिटिश शॉप हियर एंड देन देयर इज एन इंडियन शॉप हियर, इंडियन शॉप हियर। अब देखो इंडियन जो ट्रेडर है उनको तो टैक्स देना पड़ेगा स्टेट को, तो जब वो टैक्स देंगे, मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस होता है 50 रुपए, 50 रुपए। अब इंडियन को एक टैक्स देना पड़ेगा तो 10 रुपए मान लेते हैं टैक्स देना पड़ेगा, तो इंडियन शॉप में उसका प्राइस हो जाता है 60 रुपीज। लेकिन ब्रिटिश को क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ वो 3000 रुपए देना पड़ रहा है और बाकी कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो वो अपने शॉप में इस चीज को 55 रुपए में ही बेच सकता है। ठीक है ना?
अब देखो कोई भी एक कस्टमर अगर है, कोई भी अगर कस्टमर है, उनके लिए सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट जब ब्रिटिश शॉप में कम दाम में मिलेगा तो ही विल ऑटोमेटिकली, ही विल नेचुरली गो टुवर्ड्स द ब्रिटिश शॉप। तो इससे क्या होगा, इंडियन ट्रेडर्स को भी नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ था कि दोज हु आर पेइंग टैक्सेस कुड नॉट सेल देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा था, ये टैक्स पे कर रहे थे लेकिन इनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था। दूसरी तरफ जो अपना सामान बेच रहा था, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे जो अपना सामान बेच रहा था, दे वर नॉट पेइंग टैक्सेस टू द बंगाल, स्टेट ऑफ बंगाल। इसके वजह से देयर वाज डिनायल ऑफ लेजिटिमेट रेवेन्यू टू द स्टेट ऑफ बंगाल, और बंगाल के रेवेन्यू रेवेन्यू में काफी नुकसान होने लगा। नाउ जब सिराजुद्दौला नवाब बने, ही वाज अ हॉट हेडेड पर्सन एंड ही वाज नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, एक्सेप्ट दिस मिसयूज, एक्सेप्ट दिस इनजस्टिस टुवर्ड दिस लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट ऑफ बंगाल। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ मिसयूज ऑफ दस्तक राइट भी चल रहा था। ये मिसयूज कैसे चल रहा था, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से सपोज दिस इज अ कंपनी, दिस इज अ कंपनी, लेट्स से दिस इज एन LIC कंपनी, दिस इज एन LIC कंपनी। अब LIC के एक एजेंट है ए इज एन एजेंट ऑफ LIC। अब देखो मान लेते हैं कि LIC को दस्तक राइट मिला हुआ है, ठीक है ना। अब सपोज ए किसी एक कस्टमर के घर में जाता है, बी के घर में जाता है, ठीक है, और एक प्रीमियम, एक पॉलिसी बी को सेल करता है, जिसके वजह से बी 5,000 रुपए ए को पेमेंट करता है, ठीक है ना। अब ये जो 5,000 रुपए ए को पेमेंट किया गया, दिस इज द मनी नॉट ऑफ दिस इज नॉट पर्सनल इनकम ऑफ ए, दिस इज द इनकम ऑफ द कंपनी, LIC कंपनी। और क्योंकि LIC को दस्तक राइट मिला हुआ है, तो इस 5,000 रुपए के ऊपर LIC कोई टैक्स पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। यहां तक तो मान ले, यहां तक तो ठीक था। लेकिन देखो अब सपोज पॉलिसी बेचने के बाद ए एक पैकेट लड्डू भी बी को बेचता है, ठीक है, जो अपने घर पे लेने खुद बनाया हुआ था। तो ये उसके वजह से बी ने ए को 200 रुपए पेमेंट करता है, 200 रुपए। अब देखो ये जो 200 रुपए है, ये कंपनी का पेमेंट, कंपनी का इनकम नहीं है, ये ए का पर्सनल इनकम है। अब इस इनकम पे कोई दस्तक राइट ए को नहीं मिला हुआ है, दस्तक राइट कंपनी को मिला हुआ है, लेकिन ए को नहीं मिला हुआ है। ए इज कैरिंग आउट हिज प्राइवेट ट्रेड, लेकिन इस दस्तक राइट का मिसयूज करके अगर ए भी उस 200 रुपए में कोई टैक्स पेमेंट नहीं करता है, सो दैट विल बी द मिसयूज ऑफ दस्तक राइट। द सेम थिंग वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो दस्तक राइट मिला हुआ था, तो वो तो टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो लोग अपने प्राइवेट ट्रेड में भी दस्तक राइट दिखा करके कोई टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा था, which was a total misuse of dastak. So this became an intense conflicting issue between the East India Company and the Nawab of Bengal. So this was the first issue. Second issue जो आता है, that is the issue of rebels. देखिए सिराजुद्दौला के टाइम पे ये रेबल्स का इशू काफी प्रोमिनेंट हो गया था। हुआ ये था कि सिराजुद्दौला की कुछ पॉलिसीज थी which was very much pro people, जो कुछ बिग मनी लेंडर और जमींदार को पसंद नहीं था, जिनमें से कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मानिक चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, देयर वर मेनी अदर्स आल्सो, दीज वर वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है ना। अब इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक रिवोल्ट डिक्लेयर किया, लेकिन सिराजुद्दौला ने जब उस रिवोल्ट को क्रश किया, सप्रेस किया, तो ये लोग चले गए ब्रिटिश के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम बना के रखा था। फोर्ट विलियम में जाकर के उन्होंने शेल्टर लिया। अब जब सिराजुद्दौला ने, नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहा कि उनको हैंडओवर कर देने के लिए कहा, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो रिफ्यूज किया, which became an another very important issue। जब नवाब सिराजुद्दौला ने ये सोच लिया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी हालत में बढ़ने नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी के साथ ऐड हो जाता है, इसी के साथ रिलेटेड है जो तीसरा इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, दैट इज द इशू ऑफ फोर्टिफिकेशन, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम बनाया था। देखिए हुआ ये था, तो इशू ऑफ फोर्टिफिकेशन बेसिकली था क्या, इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे देखो जो ब्रिटिश या यूरोपियन मोड ऑफ बिजनेस था, दे यूज्ड टू यू नो कलेक्ट द इंडियन गुड्स, और पोर्ट में जाकर के वो लोग अपने शिप में लोड करेगा वो इंडियन गुड्स, और फिर वो यूरोपियन मार्केट में लेके जाएगा। अब देखो पोर्ट के बगल में वो सामान स्टोर करने के लिए उनके पास एक गोडाउन होना चाहिए, स्टोरेज यूनिट होना चाहिए। तो एट दैट टाइम दिस स्टोरेज यूनिट वाज कॉल्ड फैक्ट्री। तो फैक्ट्री आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन उस टाइम पे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, ये स्टोरेज यूनिट था, बेसिकली गोडाउन था।
तो हर एक कंपनी का, चाहे वो ब्रिटिश हो या फ्रेंच हो या डच हो, हर एक कंपनी का पोर्ट के बगल में ये फैक्ट्री हुआ करता था, क्योंकि उनको सामान स्टोर करना है और वहीं से फिर शिप में आएगा तो शिप में लोड करेगा और फिर वो शिप लेके जाएगा। नाउ दिस फैक्ट्री इज यूज्ड टू बी ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, करोड़ों रुपए का सामान उसमें स्टोर किया हुआ है, ठीक है ना। और हर एक यूरोपियन पावर्स को ये दूसरे जो साइड है, दूसरे ऑपोजिशन जो साइड है, उनका ये वीकनेस पता था, और इसीलिए वेन एवर देयर वॉज एन इंटर यूरोपियन राइवलरी, मतलब ब्रिटिश के साथ फ्रेंच, फ्रेंच के साथ डच, ऐसे इंटर यूरोपियन राइवलरी के टाइम पे एक दूसरे के फैक्ट्री वो लोग डिस्ट्रॉय कर देता था, और इस फैक्ट्री को बचाना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब फैक्ट्री को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्टिफाई करना पड़ेगा। फोर्टिफिकेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर प्लेस। इसी वजह से देखो, इन कैलकाटा द ब्रिटिश स्टार्टेड टू बिल्ड फोर्ट विलियम, और फ्रेंच ने भी चंदननगर में फोर्टिफिकेशन का काम स्टार्ट किया। अब इसके बारे में सिराजुद्दौला को अलार्मिंग तब लगा जब ब्रिटिश ने फोर्ट विलियम पे उन रेबल्स को शेल्टर दिया और उनको हैंडओवर करने से रिफ्यूज कर दिया। तो सिराजुद्दौला ने ऑर्डर किया कि ये फोर्टिफिकेशन का काम बंद करे, मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों से ये कहा कि फोर्टिफिकेशन का काम बंद करे। The French obeyed, but the British did not, and they secretly continued the fortification work. और जब इनके बारे में सिराजुद्दौला को पता चला तो उन्होंने ब्रिटिश पे अटैक किया, ठीक है ना। तो शुरू में पहली बार तो ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हार गए थे, और वो लोग जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो भाग गए थे। वो भाग करके, मतलब इस टाइम पे सिराजुद्दौला का एक गलती रहा, द बिगेस्ट ब्लंडर, दैट ही लेट देम फ्ली, ठीक है ना। तो वो भाग करके वो चले गए थे मैड्रास में उनका एक और बेस था। तो वहीं से आए थे रॉबर्ट क्लाइव, जो आकर के यहाँ पे जो मिर्जाफर थे, जो इनके कमांडर थे सिराजुद्दौला के, उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी की, और इसी कॉन्स्पिरेसी के दौरान बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जहाँ पे सिराजुद्दौला को कैप्चर किया गया और ही वाज इमीडिएटली पुट टू डेथ। तो इसमें मतलब कि बैटल ऑफ प्लासी तो कोई एक्चुअली बैटल था नहीं, इट वाज कंप्लीटली अ बिट्रियल बाय मिर्जाफर, जिसके वजह से सिराजुद्दौला की डेथ हुई थी या फिर डिफीट हुई थी। अब इसके बाद जो इसके कॉन्सिक्वेंस है, ये कॉन्सिक्वेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए, जो एग्रीमेंट बना था रॉबर्ट क्लाइव और मिर्जाफर के बीच में, उसमें यह था कि द ब्रिटिश विल हेल्प मिर्जाफर टू बिकम द नवाब। ये उसका पर्सनल एक एम्बिशन था। लेकिन सोचो, जब मिर्जाफर नवाब बना तो उसको नवाब बनाया कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कभी भी क्या मिर्जाफर के लिए पॉसिबल था कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे? सो इट वाज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट ही बिकेम टर्न्ड आउट टू बी अ पपेट नवाब इन द हैंड ऑफ द कंपनी। और कंपनी ने हमेशा से बहुत सारे अनड्यू एडवांटेज मिर्जाफर से लेने लगा। और सोचो कि जब पपेट नवाब बन गया तो इस टाइम पे क्या पॉसिबल था उस दस्तक राइट को रिमूव करना? पॉसिबल तो नहीं था, खासकर बल्कि इस टाइम पे उनके और भी ज्यादा इस्तेमाल या मिसयूज होने लगा। दूसरी तरफ मिर्जाफर हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉर इंडेमनिटी और वॉर कंपेंसेशन टू द कंपनी, इस बात पे कि उनको नवाब बनाया गया और इसके वजह से कंपनी को काफी लॉस हुआ था। इसके कंपेंसेट करने के लिए बहुत पैसा उनको दिया गया, जिसके वजह से स्टेट ऑफ बंगाल की जो ट्रेजरी था दैट वाज कंप्लीटली डिप्लीटेड। तीसरा पॉइंट ये है कि द फर्स्ट कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस। क्यों? क्योंकि देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनी गॉट दीवानी राइट इन द 24 परगना डिस्ट्रिक्ट एंड इन द बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। ये दो जगह पे दीवानी राइट मिला। अब दीवानी राइट मतलब द अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स, लैंड रेवेन्यू। और टैक्स कलेक्ट करने की मतलब अथॉरिटी किसको होता है? रूलर को होता है, स्टेट को होता है। सो this was the first time the company received Diwani right or stat collection authority in any place. So this is the first colonization of India where they started to change their character from trader to ruler. और देखिए, फोर्थ पॉइंट, ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बंगाल होने लगा, क्योंकि नवाब पपेट बन गया था तो बंगाल के जो रिसोर्सेस है उनके काफी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। और दिस इमर्ज्ड आउट टू बी अ वेरी ह्यूज बेनिफिट फॉर द ब्रिटिश। देखिए, यहाँ से बंगाल से जो रेवेन्यू ब्रिटिश को आया था, इस रेवेन्यू के वजह से उनके लिए पॉसिबल था एक ह्यूज आर्मी बनाना, एंड दिस ह्यूज आर्मी was used by the British to defeat the other powers in the later part of time। मतलब बाकी के जो इंडियन नेटिव स्टेट्स थे और जो यूरोपियन पावर्स थे उनको भी डिफीट करना उनके लिए पॉसिबल हो गया था।
ठीक है ना, दिस रिमेंड अ ह्यूज बेनिफिट फॉर द ब्रिटिश। और एक और फैक्टर, एक और पॉइंट बहुत सारे हिस्टोरियंस देते हैं, वो ये है कि देखिए वो कहते हैं कि दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस दैट द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757 एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम इन इंग्लैंड इन 1760। दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस। इनफैक्ट कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है रॉ मटेरियल और दूसरा होता है कैपिटल, दूसरा होता है कैपिटल। तो देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले किस सेक्टर में आया था, टेक्सटाइल सेक्टर में। और टेक्सटाइल सेक्टर में रॉ मटेरियल क्या होता है, कॉटन। तो बंगाल से प्रोड्यूस किए जाने वाले कॉटन वहां पे रॉ मटेरियल के तरह से यूज हुआ था। दूसरी तरफ ये जो कैपिटल की जरूरत है, यहाँ से बहुत सारा कैपिटल भी ब्रिटिश के लिए जनरेट हो गया था। खास करके ब्रिटिश उस टाइम पे ट्रेड कर रहे थे चाइना के साथ इन ओपियम। तो बंगाल ऑल्सो इमर्ज्ड आउट एज ए प्लेस टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, और बंगाल से काफी ओपियम ट्रेड भी किया जाने लगा चाइना से, जिसके वजह से भी कंपनी को काफी फायदा हुआ था। So this is all about the Battle of Plassey. In the second class, we will discuss about the next battle, that is the Battle of Buxar, and after that क्या consequence रहा and किस तरीके से बंगाल का total subjugation हुआ था। Thank you.